A very good morning to all of you guys. So today we are going to see the French Revolution. This is rapid fire. Here the French Revolution is started in early the alarm. Yes. The French society during the late 18th century was divided into three categories. The French society was comprises the first category, it was clergy, while the second category it is nobility. So first estate, second estate and third estate, big businessmen, merchants, court officials, peasant, artisans, landless laborers, servants etc are there. फ्रेंच सोसाइटी की बात करें 3 वर्गों में बटा था और उन तीनों में जो है अलग अलग संख्या में लोग रहते थे. सम विद इन द थर्ड स्टेट्स वर रिच एंड सम वर पुअर. इनमें से कुछ गरीब थे और कुछ जो है धनी थे. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ दीज स्टेट्स थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट्स अलोन. जो भी बोर्डिंग होती थी, जो भी टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को ही वहन करना पड़ता था. तो ये बहुत ही गंदी बात थी और यही वजह रहा कि वहाँ पे क्रांति होती है. द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. Population of France grew and so did the demands for grain. The gap between rich and poor widened. This led to the subsistence crisis. आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डिमांड जो होता है ग्रेन का काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि जनसंख्या जो है एक ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ता है ग्रेन का. द ग्रोइंग मिडिल क्लास. दिस स्टेट्स वाज एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. दीज आइडियाज वर put forwarded by philosophers such as Locke, English philosopher, and Rousseau, French philosophers. The American Constitution and its guarantee of individuals' rights was an important example of political theories of France. These ideas were discussed intensively in salons, coffee houses, and spread among people through books and the newspapers. These were even read aloud. यहाँ जो भी लोग थे, जो अच्छे व्यक्तित्व के थे, जो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन आए, उन लोगों ने अब कार्य ये किया कि जब वो सैलून में बैठते थे या कहीं हाउसेस में, कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, तो अपने विचारों को फैलाने के लिए जोर जोर से पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स पढ़ा करते थे ताकि आसपास के बैठे लोग सुन सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें, ताकि यहाँ के साम्राज्य को, जो बहुत गलत साम्राज्य था, उसको ओवरथ्रोन किया जा सके. The outbreak of the revolution. The French Revolution went through various stages. When Louis XVI became king of France in 1774, he inherited a treasury which was empty. There was growing discontent within the society of old regime. यहाँ 1774 में जब राजा बनता है लुइस 16, तो पाता है कि ट्रेजरी तो खाली है, तो भाई कहाँ से पैसा आएगा. पैसा आने के लिए अब टैक्सेशन को बढ़ाया जाए. और यहीं पे उनके मित्र एडम स्मिथ के मित्र होते हैं जो इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी के सलाहकार होते हैं, और उन्होंने कहा कि चलिए भाई अब आप टैक्स बढ़ा सकते हैं ताकि आपके पास कलेक्शन आए और अपने इस साम्राज्य को आप बचा सकते हैं. In 1789, convention of E State General, the third states formed National Assembly, and the Bastille is stormed. Peasant revolt in the countryside. 14 जुलाई 1789 को आप जानते हैं कि बास्टिल डे मनाते हैं, और उस दिन ये यहाँ का बास्टिल शहर जो चल रहा था, पीजेंट जो थे कंट्री साइड में पूरे देश में उतर आए थे मूवमेंट के लिए, लड़ाई के लिए, रिवोल्यूशन के लिए, और थर्ड स्टेट इसी वर्ष नेशनल असेंबली बनाई थी. इन 1791 a constitution is framed to limit the powers of king and guarantees basic right to all human beings. 1791 में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फ्रेम्ड हुआ, उसके बाद यहाँ के किंग को अब स्टॉप किया, उनके पावर्स को स्टॉप किया गया. इन 1792 to 1793 France became a republic, Jacobean republic overthrown.
और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। यहाँ पे डायरेक्टरी रूल्स के द्वारा गवर्न होने लगा फ्रांस, क्योंकि अब यहाँ पे आ चुका था क्या, यस, कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से ये एक रिपब्लिक बन गया। 1795 a new convention appointed a 5-man director to run the state from 26 अक्टूबर 1795। 1795 में 26 अक्टूबर को क्या होता है कि एक नया कन्वेंशन होता है और उसमें 5 मेंबर के डायरेक्टरशिप में एक चीज़ें डिसाइड होती हैं कि अब यही लोग यहाँ के सरकार को चलाएंगे। इन 1799 द रिवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब जैसे 1799 में नेपोलियन आता है और उसके साथ ही यहाँ रिवोल्यूशन जो है स्टॉप हो जाता है और शुरुआत होती है नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी यहाँ पे। सो हियर वंस अगेन हियर द टाइम लाइन्स आर 1770 टू 1780। 1770 से 80 तक की बात करें तो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, और इकोनॉमिक डिक्लाइन होने के पीछे वजह क्या था, तो 1756 से 1763 तक का सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर्स, 7 साल चलने वाला ये वॉर्स जो था फ्रेंच और इंग्लैंड वाले इंग्लिश मैन के बीच, तो उससे बहुत जनधन की लॉस हुई और यही वजह था कि यहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। फ्रेंच, और दूसरी बात थी कि अमेरिका की स्वतंत्रता में ये फ्रांस वाले हेल्प कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो उससे भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। तो दीज आर द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक डिक्लाइन। फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेब्ट, और फ्रेंच गवर्नमेंट यहाँ चली जाती है बहुत ही कर्ज में। 1788 टू 1789 इट वॉज द come here 1788 to 1789 bad harvest, high prices, food riots। सबसे बड़ी क्या बात थी कि इस समय बैड हार्वेस्ट हुआ, फसल तो उपजाए नहीं गए अच्छे से, हाई प्राइसेस हो गए और इस वजह से फूड के लिए महामारी के दौर से गुजरना पड़ा और लोगों में विद्रोह हो गया, लोग राइट्स करने लगे। वहीं 1789 में बात करें 5 मई को, तो ये स्टेट जनरल कन्वेंट एंड डिमांड्स रिफॉर्म्स। 5 मई 1789 को यहाँ के स्टेट जनरल जो होते हैं मैसेज पास करते हैं और यहाँ पे रिफॉर्म की मांग करते हैं। 14 जुलाई 1789 की बात करें, 14 जुलाई 1789 नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, नेशनल असेंबली बनाई जाती है और बैस्टिल स्टॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट। इस डेट से 14 जुलाई के साथ जैसे शस्त्रागार लूटा गया और लोग अपनी डिमांड को लेकर के आए, फिर यहाँ शुरू हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 4 अगस्त 1789 की बात करें तो नाइट ऑफ 4 अगस्त एंड्स द राइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। यहाँ के जो तानाशाह हुआ करते थे उनको ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से यहाँ पे ख़त्म होने के साथ एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हुआ और इसके बाद 1791 में नया संविधान लागू हो गया। 26 अगस्त 1789 की बात करें, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के राइट्स को डिक्लेयर किया गया कि मैन के क्या राइट्स होते हैं, उनको क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी। 1790 की बात करें तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी नेशनलाइज द चर्च। 1790 में यहाँ पे जो क्लर्जी होते हैं चर्च के उनको नेशनलाइज किया गया। 1792 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्फर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लिमिटेड पावर। 1791 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ आया, बट 1792 आते आते क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की से कन्वर्ट होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखेंगे रोबेस्पियर को। 1792 में एक और घटना होती है। 1792 में ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया अटैक्ड रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। 1793 की बात करें तो लुइस 16 एंड मैरी एंटोनिटी आर एक्सक्यूटेड। 1793 में जो मैरी होती हैं और लुइस 16 होते हैं पति पत्नी को जिलोटिन कर दिया जाता है, दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है। 1792 से 94 तक की बात करें, द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट्स। अब यहाँ पे रोबेस्पियर आता है और रेन ऑफ टेरर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो
समाज को पहले अपने अधिकार में लिया, फिर खुद ही शासक बनने लगा। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड नीदरलैंड, प्रूसिया एंड स्पेन आर एट द वॉर विथ फ्रांस। ये सभी लोग फ्रांस से लड़ाई पे उतारू हो चुके थे। रोबेस्पियर्स कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बैक बिगेन फॉरेन इन्वेडेड। इसके जो कमिटी थी उसके द्वारा इन सबसे फाइट होती है और बाकी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। एक्सिक्यूट्स मैनी एनिमीज ऑफ द पीपुल इन फ्रांस इटसेल्फ। और जो भी लोग सच का साथ दे रहे थे, सच का साथ यानी जो जनता के लिए सही है उसका साथ दे रहे थे, तो उनको भी एग्जीक्यूट करवा देता था ये रोबेस्पियर। तो इस तरह से ये तानाशाह बन गया था और यही वजह था कि इसको भी बाद में मार दिया गया। तो 1794 में होता है रोबेस्पियर इज एग्जीक्यूटेड, फ्रांस इज गवर्न बाय द डायरेक्टरी अ कमिटी ऑफ 5 men। 1794 में इस रोबेस्पियर को भी जिलोटिन कर देता है और फिर यहाँ पे सरकार जो है 5 लोगों की कमेटी के द्वारा गवर्नर की जाने लगती है। 1799 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट बिकम होता है यहाँ का लीडर और फिर वो यहाँ के सिस्टम को चलाना शुरू करेगा। इसके बाद देखते हैं कि वोमेन्स का रिवोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वोमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्राउट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। 1791 में जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ रहता है तो यहाँ महिलाओं को पैसिव सिटीजनशिप में रखा गया होता है क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। मोस्ट वोमेन ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू वर्क इन फॉर अ लिविंग। जो थर्ड स्टेट की मैक्सिमम औरतें थीं, जो ज़्यादातर औरतें थीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए काम करती थीं। देयर वेजेज वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। महिलाओं की जो दैनिक पेमेंट हुआ करती थी, वेजेस थी, वो काफ़ी कम होती थी पुरुषों की तुलना में। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वोमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। इन सभी को से बाहर निकलने के लिए महिलाओं ने अपना क्लब्स, पॉलिटिकल क्लब्स से शुरू किया और न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स देना शुरू की। इसी में आप देखेंगे जब आएंगी गॉस, वन ऑफ देयर मैन डिमांड्स वाज द वोमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। इनमें सबसे पहला डिमांड जो था वो था कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए जितने मेन को मिले हैं। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ वुमेन। और कुछ नियम भी लाए गए जिससे कि महिलाओं की पोजीशन को सुधारा जा सके। देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अभी भी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। And it was finally in 1946 that women in France owned the right to vote। 1946 में फाइनली आकर के हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अगर वही बात करें हम लोग पूरे विश्व की, तो अपने यहाँ देखिएगा इंडिया में 1919 का अधिनियम आता है और इस समय ही महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया था। जबकि अमेरिका में देखिएगा 1920 में सफरेज मूवमेंट होता है और इस वजह से वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। तो ऐसे ऐसी परिवर्तित हुई हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ गुलामों की जो रखने की प्रथा चल रही थी उसको अब ख़त्म किया जाना था। तो देयर वाज ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन 18th century देयर वाज लिटिल criticism of slavery in France. No laws were passed against it. It was in 1794 that the convention free all slaves, but 10 years later slavery was introduced by Napoleon. It was finally in 1848 that slavery was abolished in the France colonies. पूरे विश्व में देखा जाए तो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में भी ये स्लेवरी सिस्टम था, फ्रांस में भी ये चल रहा था। लेकिन इसको ख़त्म कब किया जाता है? 1848 में फाइनली आकर के। नेपोलियन शुरू में हुआ था बट नेपोलियन ने उसको फिर एक्टेड कर दिया था, तो वो चीज़ें परिवर्तित नहीं हुई थी। नाउ द नेक्स्ट इज द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द ईयर following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practices. One important law that came into effect was abolition of the censorship.
यहाँ 1789 के बाद जो चीज़ें परिवर्तित हो रही थी, फर्स्ट बात करें हम लोग तो लाइफ्स जो मैन की थी, वुमेन की थी, चिल्ड्रन के थे, इनके लाइफ्स में परिवर्तन होने लगा था और ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की जाती है, यही पूरे विश्व में एक अहम मुद्दा हो जाता है कि यहाँ ही का रिवॉल्यूशन से ये बातें निकल के आई हैं कि विश्व बंधुत्व और लिबर्टी लोगों को मिलना चाहिए। दिस स्प्रिट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और यहीं से निकल करके ये पूरे विश्व में फैला और इसी का एडॉप्टेशन जब अमेरिका आज़ाद होता है तो उसने किया। नाउ इट इज़ नेपोलियन। In 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1799 में आप लोग जानते हैं कि ये यहाँ का बनता है और बाद में 1804 में खुद को ये क्राउन कर लेता है, क्या, राजा तानाशाह, कि यही ये यहाँ का किंग है। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और इसने शुरू कर दिया आसपास के कंट्रीज को जीतना। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ये जहाँ भी जीतता था वहाँ पे उन लोगों को हटा करके अपने फैमिली के मेंबर को वहाँ का मास्टर बना देता था। ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्निसर ऑफ यूरोप, मॉडर्नाइजर। इसने अपने आप को ऐसे देखा कि मैं अब यूरोप को मॉडर्न कर रहा हूँ। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में ये फाइनली हार जाता है और इसको पकड़ करके भेज देता है दूसरे द्वीप पे, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है।